गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स को और हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया वेक्टर का एडिशन और उसके तीनों वेक्टर का एडिशन पढ़ लिया और उसके तीन अपन ने नियम पढ़े हैं। कौन कौन से? त्रिभुज नियम पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा है और बहुभुज नियम पढ़ा है ना। हमने ये तीन नियम पढ़े हैं और अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम एक तो पढ़ेंगे सदिश का जो है वियोजन पढ़ेंगे, मतलब सदिशों के टुकड़े करने का वो पॉइंट पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे सदिशों को घटाने का। हालांकि इसको सदिशों को घटाने वाला जो पोर्शन है ये किताबों में आपको मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से और वेक्टर को क्लियर समझने के लिहाज से ये टॉपिक अपने को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो अपन इस क्लास में वियोजन को डिस्कस करेंगे, दो सदिशों को एक दूसरे में से कैसे घटाया जाता है ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यदि आज की क्लास में अपने पास समय रहता है तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों के गुणा की कहानी पढ़ेंगे। और यदि आज की क्लास में अपने पास समय नहीं रहता है तो हम कल की क्लास में जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए, वियोजन वाला पार्ट और ये दो माइनस वाला पार्ट सदिशों को घटाने का जो करेगा, इसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको डिस्कस करना अपने लिए जरूरी है। तो ये अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए चलते हैं अपन अपनी क्लासरूम में। ये कल वाली क्लासें हैं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं और अब आ जाते हैं अपन बेसिक अपने मोड में। चलिए बच्चों, हाँ बच्चों, सदिशों का व्यकलन यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ, ये अलग से पार्ट नहीं है, ये एडिशन का ही पार्ट है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एक पहला सदिश है जिसका नाम है पी वेक्टर और ये दूसरा सदिश है जिसका नाम है क्यू वेक्टर। इन दोनों के बीच का कोण जो दिया हुआ है वो थीटा दिया हुआ है। तो आप इन दोनों का परिणामी मतलब एडिशन की यदि अपन बात करें तो निकाल सकते हैं। यदि इन दोनों को जोड़ने की मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आर बराबर अंडर रूट मॉड पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर टू मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि पिछली क्लास में तो हमने मॉड लिखा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया जरूर था कि ये पी और क्यू जो इस सूत्र में काम आ रहे हैं ये वास्तव में पी और क्यू के मान है, परिणाम है, यानी मॉड है। उनके परिणाम को अपन मॉड से ही लिखते हैं। और इन जनरल भाषा में इन सब से बचने के लिए अपन जो है उसको डायरेक्ट जो है वो सीधा इसको लिख देते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, है ना। लेकिन ये वास्तव में जो है वो मॉड है। चलिए, ये अपने पास रिजल्ट हुआ। अब हमें ये तब रिजल्ट निकला जब हमें किसी ने कहा कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर को निकालो। तब हमने इनको जोड़ के निकाल दिया था कि p और q का जोड़ जो आ रहा है वो r वेक्टर आ रहा है और उसका मान होगा ही। यहाँ तक की कहानी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब अपने को तो सब्सट्रैक्शन से ही मतलब अपने को जो करना है वो सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब घटाना है। क्या घटाना है? ये चाहता है p वेक्टर में से q वेक्टर को घटाया जाए और इसका जो भी आंसर निकला है वो निकालो। चलो मैं इसके आंसर को भी जो है वो
सब्सट्रैक्शन के लिए एस वेक्टर मान लेता हूँ, एडिशन के लिए आर लिखा। मैंने कहा पी में से क्यू वेक्टर को जोड़ने पर आर आ रहा था, मैं पी में से क्यू को घटाऊंगा तब मुझे एस मिल रहा है। ठीक है, तो भैया बताइए कि इस एस की वैल्यू क्या होगी, जैसे आर की वैल्यू निकाली है। तो इसमें ध्यान से देखो हमने क्या किया, हम गए अपने डायग्राम पे, हमने कहा कि क्यू वेक्टर यदि इस डायरेक्शन में है तो इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। पहले इसमें आते हैं, देखो मैंने कहा कि एस वेक्टर बराबर वास्तव में क्या है, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर है। मतलब पी में से क्यू को घटाने पर जो है वो एस वेक्टर आपको मिल रहा है। अब अपन प्रोसेस कर रहे हैं एस वेक्टर का मान निकालने की, तो चलो अपन मान निकाल रहे हैं पी में से क्यू। अब इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से इस तरह से लिख दिया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि P में से Q को घटाने की जगह एक काम करो, P में माइनस क्यू वेक्टर को जोड़ लो। बात तो एक ही है, पर गणित के नियम का उल्लंघन तो हमने किया ही नहीं। P वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर की जगह मैंने कहा P में से Q घटाने के स्थान पर P में माइनस क्यू को जोड़ दो, तो भी एक ही बात है। अब P में माइनस क्यू को जोड़ने का काम आसान है। कैसे आसान है, देखो ध्यान से। यदि Q इस डायरेक्शन में है तो माइनस क्यू इस डायरेक्शन में होगा, है ना। देखो ध्यान से, इसको मिटाओ। यदि Q इस डायरेक्शन में है Q वेक्टर, तो माइनस क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आई बात। ये माइनस क्यू वेक्टर है। अरे ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भाई विपरीत दिशा, माइनस का मतलब होता है विपरीत दिशा। यहाँ अपने को विपरीत दिशा चाहिए तो माइनस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, P में से इस Q को घटाने के स्थान पर क्या करेंगे, अपन करेंगे P में माइनस क्यू, यानी इसको और इसको, कौन से वाले को, एक सेकंड ये हटे तो समझाऊं। एक तो इसको जोड़ रहे हैं P वाले को और एक इसको जोड़ रहे हैं माइनस P वाले को। तो अपन वास्तव में P और माइनस क्यू को जोड़ रहे हैं। अब P में से क्यू घटा नहीं रहे, P में से माइनस क्यू जोड़ रहे हैं, तो इनके बीच का कोण कितना आएगा, इनके बीच का कोण आएगा पाई माइनस थीटा। समझ में आई बात। चलो, मैंने कहा कि दो को जोड़ने का सूत्र तो मेरे पास पहले से ही है। कौन सा है दो को जोड़ने का सूत्र, दो को जोड़ने का सूत्र मेरे पास है, एस का मान आना चाहिए अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस। अब यहाँ ध्यान से सुनना, वो मॉड वाला पार्ट मैंने हटा दिया। मतलब मैंने यहाँ पर भी माइनस क्यू लिया है और यहाँ पर भी माइनस क्यू लिया है, लेकिन मॉड है, मॉड का मतलब होता है मान, तो माइनस यहाँ तो आएगा नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट हटा दिया। समझ में आ रही है बात। मैंने P में से Q घटाने के स्थान पर P में माइनस क्यू जोड़ा है। बात तो एक ही है। माइनस क्यू को डायग्राम में पहले मैंने बना लिया कि भाई इस साइड यदि Q है तो माइनस क्यू इस साइड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस क्यू हमने लिख लिया। अब मैं कह रहा हूँ मुझे ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे इसके बीच का कोण चाहिए, तो मैंने इसके बीच का कोण भी बना लिया। 180 माइनस थीटा आया। भाई पूरी लाइन का कोण 180 होता है, एक लाइन पर बनने वाला कोण 180 होता है, तो उसमें से थीटा घटा लो, बचा हुआ पार्ट कितना, 180 माइनस थीटा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस समीकरण में मैंने P और माइनस क्यू को जोड़ा है, लेकिन माइनस क्यू क्यू के साथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ मोड काम आता है, इसलिए मैंने देखो शुरू में मोड को दिखाया था, ताकि आप यहाँ कंफ्यूजन ना हो कि माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा क्यू के साथ। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मोड काम आएगा, और मोड का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू, और वैल्यू में कोई माइनस नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट क्यू लिख दिया। अब देखो, चलो आपको मैंने मैथमेटिक्स की क्लास में बताया था 180 माइनस थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस तरह से, इसको मैंने लिख लिया 2 गुणा 90 माइनस थीटा। 2 गुणा 90 यानी 180, 180 ये 0 वाला था, ये 90 वाली लाइन थी, ये 180 वाली लाइन थी, ये 270 वाली लाइन थी, और ये 360 वाली लाइन थी। याद आपको, 2 गुणा 90 यानी 180, 100 माइनस समथिंग, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, तो पहले माइनस लगा दिया। एन का मान यहाँ पे सम है, तो नो चेंज कॉस का थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा वास्तव में क्या आएगा, कॉस थीटा। ये हमने डिस्कस किया, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में डिस्कस किया, और साथ में बार बार ये बोला उन क्लासों में कि बेसिक मैथमेटिक्स हर जगह यूज होती जाएगी। आपको इन सबको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। यदि आपने वो सारी क्लासें ली हैं तो अच्छी बात है, और यदि आप उन क्लासों को मिस कर गए तो वे क्लासें पिछले डेट के हिसाब से जो है वो चैनल पर पड़ी है, आप वहां जाकर जो है उन क्लासों को देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अपने पास आ गया, तो s बराबर अपने पास आ गया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और यहाँ आएगा माइनस का cos थीटा। तो ये दो सदिशों को घटाने का जो समीकरण बना है वो बना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का टू पी क्यू cos थीटा। अंतर समझ में आ गया? यदि दो सदिशों को जोड़ना है तो सूत्र क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू cos थीटा, और दो सदिशों को घटाना है तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू cos थीटा। ये दो सदिशों को घटाने का तरीका हो गया। बोलो इतनी कहानी समझ में आई सब बच्चों को? सदिशों को घटाने का तरीका समझी? चलिए इसका एक क्वेश्चन अपन करते हैं छोटा सा समझने के लिए। यदि P वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर तथा Q वेक्टर बराबर A वेक्टर माइनस B वेक्टर हो तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान होगा। इसमें चलो मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और डी ले लेते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में आओ। दो सदिशों ए और बी को जोड़ने पर तो पी प्राप्त होता है और ए और बी को घटाने पर क्यू प्राप्त होता है ना? और आपसे पूछा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि भाई इस पर वेक्टर नहीं लगाया सामने वाले ने, इसका मतलब ये पी और क्यू के मान है ना? चाहे तो वो इसको ऐसे भी लिख सकता था, मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर, है ना? और चाहे उसने डायरेक्ट लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों सेम बात है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो p की वैल्यू निकालते हैं। p की वैल्यू दोनों को जोड़ने से मिल रही है, तो दोनों को जोड़ने से मिलेगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों को जोड़ने से तो ये मिलेगा। इसको अपन स्क्वायर करके रख लेते हैं, p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब आ जाओ q को निकालने का। q को निकालने का तरीका क्या है? p a और b को घटाने से, तो घटाने से क्या समीकरण आया था अभी अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आएगा, है ना? इसको भी स्क्वायर कर रख लेते हैं, क्यू स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकेंड को जोड़ने पर, तो बच्चों क्या आया देखो, मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ आपके सहूलियत के लिए। पी स्क्वायर तो क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, और क्यू स्क्वायर क्या था बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। समीकरण को जोड़ने का तरीका आप छोटी क्लासों में सीखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे तो ये 2a स्क्वायर आएगा, फिर 2b स्क्वायर आएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस और माइनस। तो असल में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? ये अपना ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। समझ में आई ये कहानी? तो देखो प्लस वाला सूत्र भी अपनी जगह काम का है, माइनस वाला सूत्र भी अपनी जगह काम का है। माइनस वाले सूत्र का हालांकि हमने जो उसका एक्सप्लेनेशन किया है वो एडिशन वाले फॉर्मूले से किया है। हमने क्या किया वहां पे, जो क्यू वेक्टर था उसको माइनस क्यू वेक्टर बनाकर जोड़ दिया, है ना? ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही इजी पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है ये, और एडिशन वाले कैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इतनी क्लास अपनी हो गई। अब अपन पढ़ते हैं सदिशों का वियोजन।
सदिशों का वियोजन। वियोजन का मतलब होता है किसी सदिश को दो टुकड़ों में, तीन टुकड़ों में या जितने टुकड़ों में वो चाहता है उतने टुकड़ों में तोड़ना। इसको यदि मैं इंग्लिश में लिखूं तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं बच्चों। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए देखो, हमें कोई सदिश दिया हुआ होता है, उसके करने होते हैं अपने को टुकड़े। समझ में आ रही कहानी? अब उसके अपने को जो टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों की कहानी ये है कि भैया देखो, पहले अपन द्विविमीय टुकड़े करते हैं, 2D वाला टुकड़ा करते हैं। 2D और 3D दोनों पढ़ेंगे। द्विमीय निर्देश तंत्र में रिजोल्यूशन। हालांकि इसको अपन ने पहले डिस्कस कर लिया बच्चों, लेकिन फिर इसका डिटेल अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ये अपना x कोऑर्डिनेट है और ये अपना y कोऑर्डिनेट है। एक सदिश है जिसका नाम है a वेक्टर, और वो x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है। यहां तक अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो एक और काम अपन पहले इसको करते हैं, इस ए वेक्टर को यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि ये ए वेक्टर है, और इस पॉइंट को अपन पी नाम दे देते हैं। अपन त्रिभुज बनाएंगे ना, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को एम नाम दे देते हैं, और एक और परपेंडिकुलर अपन डालते हैं वाई एक्सिस पे, लंब डालते हैं भैया, लंब। परपेंडिकुलर मतलब लंब। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं कहूंगा कि ये O से लेकर M तक जो है वो असल में A वेक्टर का x टुकड़ा है, इसलिए मैं इसको AX नाम दे देता हूँ। क्या आएगा, ये बात की बात है। और ये O से लेकर M तक का जो पार्ट है, ये अपने वेक्टर का y डायरेक्शन का टुकड़ा है, इसको AY नाम दे देते हैं। यहां तक की कहानी अपने पास हो गई। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखो बच्चों, ये जो A वेक्टर है वो आपको कैसे दिया जाएगा? ऐसे ही तो दिया जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे ही तो होगा इसी फॉर्मेट में। जेड में होता तो प्लस जेड कैप और लिख लेते। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक्स जो असल में ए का एक्स टुकड़ा है, इसलिए इसको ए एक्स भी लिख सकते हैं और इसको ए वाई भी लिख सकते हैं, है ना। ये जे कैप, तो ये और ये सेम है भाई। एक्स लिख दो चाहे एक्स का टुकड़ा लिख दो, है ना। एक्स लिख दो चाहे ए का एक्स टुकड़ा लिख दो, बात तो एक ही है। तो ये इस तरह से फॉर्मेट में आपको चाहे इस तरह से मिले चाहे इस तरह से मिले, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आते हैं अपन, अपने को तो इस ax और ay की वैल्यू निकालनी है। हालांकि हम जानते हैं कि जिधर कोण बनता है, मैंने पहले आपको बता दिया था, जिधर कोण बनता है वो cos का टुकड़ा आता है और उसके लंबवत साइन का टुकड़ा आता है। लेकिन अब अपन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कि कैसे आता है, मैंने आपको वहां बताया था कि आगे मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आता है। चलिए, अब अपन आ जाते हैं। ये आपको सदिश दिया हुआ है, इसमें से x और y का टुकड़ा ऐसा है, लेकिन अपने को इनकी वैल्यू निकालनी है। और मान लीजिए कि मैंने तो आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन करने के लिए बता दिया कि ऐसा सदिश होता है, ये ना दिया हो तो भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ये वेक्टर आपको देगा। चलिए, अब अपन आ जाते हैं त्रिभुज OMP में। त्रिभुज OMP में मैं cos थीटा ले लेता हूं। cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार तो इसका हो गया OM और कर्ण इसका हो गया OP। आगे मैं बढ़ा तो cos थीटा, OM को हम क्या नाम दिए हुए हैं,
ए का एक्स टुकड़ा यानी एक्स, और ओपी को हमारा क्या है, ओपी हमारा ए है। भाई तीर की लंबाई तो सदिश होता है, तो तीर की डायरेक्शन तो इसकी दिशा को दिखाएगी, और तीर जितना लंबा होता है वो सदिश होता है। तो ये ओ से लेकर पी तक का जो तीर का निशान आपके पास दिया हुआ है, ये ए का मान हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां से मुझे ए एक्स यानी एक्स टुकड़ा मिल गया cos थीटा। इसी को मैंने पीछे आपको डायरेक्ट बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कहा इधर थीटा बनता उधर cos का टुकड़ा ले लो और उसके लंबवत साइन का टुकड़ा ले लो, है ना। ये डायरेक्ट आपको बताया था, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आया कैसे। अब चलिए इसी त्रिभुज में आप साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इस त्रिभुज का लंब कौन हो गया, पी से लेकर एम तक ये हो गया ना लंब, तो पी एम इसका लंब हो गया, और कर्ण हो गया इसका ओपी, इसका कर्ण हो गया ओपी। वही पीएम की तो अपने पास कुछ है नहीं, तो देखो साइन थीटा बराबर पीएम, ओपी की वैल्यू पता है। अब यहां से आ जाओ, ये पीएम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके सामने वाला ये जो पार्ट है ओ एन, ये बराबर है, तो पीएम की जगह आप ओ एन लिख सकते हैं और ओ एन को आप ए वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि पीएम बराबर ओ एन, ओ एन, और ओ एन जो है वो उसको आपने ए वाई लिखा हुआ है, तो आप इसको ए वाई लिख सकते हैं। तो ये बना साइन थीटा बराबर ए वाई बट्टा ए, तो ए वाई यानी ए का वाई टुकड़ा जो आया है वो आपके पास आया है ए साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। चलिए अब हो गया भैया सीधी सीधी कहानी कि आपको एक्स टुकड़ा मिल गया, आपको वाई टुकड़ा मिल गया, 2D में अपन कर रहे हैं तो जेड टुकड़े की हम बात नहीं हो रही। और ये देखो बच्चों, मैंने आपको वहां डायरेक्ट जो बताया था कि जिधर थीटा बनता है उधर कॉस का टुकड़ा और उसके लंबवत साइन का टुकड़ा, तो ये भी आ गया। अब चलिए अपन 2 बातें इसमें और सीखते हैं। इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो ए का वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर, और 2 का वर्ग किया तो ए वाई स्क्वायर, उधर से आया ए कॉस थीटा का स्क्वायर, और ए आया ए साइन थीटा का स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर क्या बना, यहाँ से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए बराबर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हम इस समीकरण को नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। क्या चीज है ये समझो, आपको ए दिया जाए तो आप ए एक्स और ए वाई मतलब उसके टुकड़े कर सकते हैं, और यदि आपको टुकड़े दिए जाएं ए एक्स और ए वाई तो आप उससे सदिश निकाल सकते हैं। ये वो समीकरण है ना, टुकड़े देकर सदिश यदि पूछ लिया तो ये समीकरण काम आएगा, और यदि सदिश देकर टुकड़े पूछे तो ऊपर दोनों समीकरण काम आ जाएंगे। अच्छा एक और, अब इसमें एंगल भी पूछ लेता है कई बार, तो आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग दे दो। इक्वेशन 2 हुआ ए वाई बट्टा ए एक्स, 2 में 1 का भाग दे दिया, ये आया ए साइन थीटा और ये आया ए कॉस थीटा, ए से कट जाएगा, आपको ये मिलेगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स, और ये टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स, और थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। देखो थीटा का मतलब होता है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, एक्स से या वाई से, यानी उसकी डायरेक्शन। तो समीकरण नंबर 4 से उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो पहले 2 इक्वेशन में हमने ए के टुकड़े करने सीखे, तीसरी इक्वेशन में हमने उन टुकड़ों से वापस ए बनाना सीखा,
और चौथी समीकरण क्या बताती है, उसकी डायरेक्शन या उसका एंगल निकालने का तरीका, कि उसका एंगल कैसे निकाला जाएगा। चलो इसमें अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो फिर समझ में आएगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन सदिश की दिशा का लिखा है, लेकिन मान लो अपने को सब कुछ निकालना है। पहली बात तो ये आ जाओ, ये वास्तव में क्या होता है, पी एक्स आई कैप प्लस पी जेड पी वाई जे कैप, यही तो होता है। तो इस सदिश का एक्स टुकड़ा आ गया √3 और इस सदिश का वाई टुकड़ा आ गया 3, है ना। आप चाहो तो अब इसके पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है दिशा, दिशा का मतलब होता है थीटा निकालो। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या भैया, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, है ना। टेन इनवर्स ए वाई की वैल्यू है 3 और ए एक्स की वैल्यू है √3, तो ये बनेगा थीटा बराबर टेन इनवर्स √3 बनेगा। और √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब आपका जो सदिश ये जो दिया हुआ है पी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि उसने बाई चांस ये पूछ लिया कि बताओ वाई से कितना कोण बना रहा है, तो हम उसका आंसर 60 नहीं देंगे, कितना देंगे, 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री का आंसर देंगे। बात समझ में आ रही होगी ये तो आपको। तो कई बार ऐसा वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेता है कि भाई हमने ये जो एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है ये एक्स के साथ एंगल निकालने का पढ़ा, आप इसको याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो वाई के साथ पूछे तो हम इसमें से 90 में से इसको घटा के बता देंगे कि वाई के साथ 30 डिग्री बन रहा है। या फिर फॉर्मूला भी उल्टा कर सकते हैं, आप ए वाई अपॉन एक्स की जगह एक्स अपॉन ए वाई लिख सकते हैं। ये सारी कहानी कब हो जाएगी, देखो ऊपर चलते हैं, ये सारी कहानी तब हो जाएगी जब आप इस त्रिभुज के स्थान पर इस त्रिभुज को लेकर सोल्व कर दोगे, है ना। अरे भाई ओ एन पी को लेकर हमने सोल्व किया है, यदि आप ओ एन पी को लेकर सोल्व कर दोगे तो आपको सारी कहानियां वाई के साथ मिल जाएंगी, है ना। तो उसमें कोई लंबे चौड़ा फर्क नहीं है। तो फॉर्मूला चेंज वगैरह तो आप करो मत, उसमें तो ज्यादा दिक्कत आएगी। आप सीधा सीधा यदि एक्स के साथ एंगल आपको मिल गया तो वाई के साथ एंगल के लिए आप पूरे 90 डिग्री में से घटा लोगे तो ये 30 डिग्री बन जाएगा, तो वाई के साथ वाला एंगल भी बता देंगे। क्लियर बच्चों। तो आज की क्लास जो है वो हमने कुछ इस तरह से जो है वो पढ़ी है कि एक तो हमने सदिशों का व्यकलन पढ़ा है कि दो सदिशों को एक दूसरे में से कैसे घटाया जाएगा, और साथ में हमने पढ़ा है कि सदिशों का वियोजन कैसे करते हैं 2D में। तो बच्चों 2D का वियोजन हो गया अपना, सदिशों का व्यकलन हो गया अपना। 2D का वियोजन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो है अपना सदिशों का वियोजन, लेकिन 3D में। ऐसा सदिश जो तीनों में हो, एक्स वाई जेड में हो, 3D वाला सदिश का वियोजन अपन पढ़ेंगे। हालांकि वो वियोजन अपने कम काम आएगा, अपने जो ज्यादातर काम आने वाला वियोजन है वो 2D वाला वियोजन ही अपने काम आएगा, क्योंकि 3D वाला वियोजन अपने कम काम आता है। तो 2D का वियोजन अपने पास इंपॉर्टेंट। हाँ, 3D के वियोजन में एक दो ऐसी इक्वेशन है, एक दो ऐसी वैल्यू है जो डायरेक्ट जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसको डिस्कस करना अपने लिए जरूरी है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में 3D का वियोजन, और हम आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही अपन पढ़ेंगे, मिलते हैं फिर कल के क्लास में सदिशों का 3D वियोजन के साथ। चलिए।